हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। ये हमारा अभ्यास सीरीज टारगेट कर रहा है आपके अपकमिंग दिसंबर अटेम्प्ट वाला एग्जामिनेशन को। और देखिए, आपका रिजल्ट भी आ चुका है। आपको पता चल गया है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटाइल आया है, आपका नेट निकला है, जीआरएफ निकला है, या फिर आप क्वालिफाइड हैं पीएचडी ओनली के लिए, या फिर आपका इस बार चूक गया है किन्हीं कारणों की वजह से आप सफल नहीं हो पाए हैं। तब भी आप निराश मत होइए। देखिए, ये प्रैक्टिस सेशंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ, हमेशा ही कहता रहता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा जो है आप लोग जो है ना वो इन चक्करों में मत पड़िए। आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप जो है ज़रूर इन सभी जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करेंगे। अच्छा, मैं कहीं और बताया नहीं हूँ, इन्हीं सेशंस में बता देता हूँ कि जो इस बार एग्जामिनेशन मैंने दिया था तो मेरा वापस से जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो गया है। तो ये जो है एक छोटा सा न्यूज़ था, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। 18 अक्टूबर का ये सेशन है ना। तो देखिए, जो 18 अक्टूबर का ये सेशन है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने शामिल किया है ना, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और टफ लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और मुझे लगता है कि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क करने वाले हैं, क्योंकि उस तरीके से इनको मैंने डिज़ाइन ही किया है ना। और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये हमारे सीरीज से जुड़ते रहिए। अभी के अभी जो है वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब जो है रिकमेंड करने लगेगा इस वीडियो को उन लर्नर्स तक जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जनरलाइज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी एज अ प्रिडिक्टर ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, एम्फेसाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर ऑफ टीचिंग स्किल्स। देखिए, एनडीए क्वेश्चंस ऐसे ही पूछता है। लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, और क्वेश्चन के एंड तक आते आते आप भूल जाते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, यानी एक सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, सामान्यीकृत संज्ञानात्मक क्षमता, जिसे ये कह रहा है जनरलाइज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी, इसको शिक्षण प्रभावशीलता के पूर्वानुमानक के रूप में चुनौती देता है और शिक्षण कौशल की संदर्भ विशिष्ट प्रकृति पर जोर देता है, यानी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर के ऊपर ये जोर देता है। और ये क्या करता है, ये चैलेंज करता है जनरलाइज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी को। बताइए इनमें से कौन सा थ्योरी वो है ना, जो कि आपके जो सामान्यीकृत संज्ञानात्मक क्षमता दे दिया गया था, इसको ये चैलेंज करता है। और ये कहता है कि देखिए, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए टीचिंग स्किल का। मतलब आप किस संदर्भ में हैं, किस संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं, ये वहाँ का माहौल कैसा है, उस हिसाब से आपका टीचिंग स्किल होना चाहिए, ना कि आप जनरलाइज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से। यानी आप स्टैंडर्ड तरीके से आप नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आप इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को जो है आपको समझाया है ना। इसी तरीके से आपको भी अपने मन में इन क्वेश्चंस को ऐसे ही जो है ब्रेक डाउन करना होता है, तभी जाके आप इसके सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। जो भी आपको इसका करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। ये जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की। धीरे धीरे मैंने बोला था ना कि आपका ये लेवल जो है बढ़ाने वाला हूँ, बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। उन्हीं सेशंस में से एक आज का ये सेशन होने वाला है। ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर का ये थ्योरी है। फिर गैगने का कंडीशंस ऑफ लर्निंग, यानी गैगने का अधिगम की शर्तें। ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग, यानी ब्रूनर की खोज आधारित अधिगम। और ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ब्लूम की वर्गीकृति। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जहां पर हम जनरलाइज कॉग्निटिव एबिलिटी को चैलेंज करते हैं। उसको जो है हम यहाँ पर किससे चैलेंज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नेचर ऑफ टीचिंग स्किल से, यानी जो शिक्षण हो वो कैसा हो, संदर्भ विशिष्ट प्रकृति हो उसका। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब ये क्या कहता है ये थ्योरी, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, हावर्ड गार्डनर का ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, ये सजेस्ट करता है कि जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस जो है, जो बुद्धि है, वो कैसा होता है, उसका नेचर जो है ना वो ऐसा होता है कि ये एक सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको कह दिया जाए कि हाँ ये इंसान इंटेलिजेंट है तो ये सिंगल जनरल एबिलिटी है। सभी को जो है आप एक ही स्तर पर रख के माप नहीं सकते। ये सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होते हैं। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, ये कॉन्टेक्स्ट आधारित होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, पूरे YouTube पे आप चले जाएंगे तो इस टाइप के सेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो क्या करते हैं, वही PYQs को बार बार रिपीट करवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो अलग तरीके से पूछ दिए जाते हैं।
तो डेली इन सेशन से जुड़ा करिए, मैं आपसे कहता हूँ। और देखिए दूसरों को भी बताइए कि आप जो है कहाँ से पढ़ रहे हैं, ताकि कम से कम ये हो कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब ये क्या करता है, जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में हमने बात किया, जैसे गार्डनर ने बोला था कि जो बुद्धि है वो अलग अलग तरीके की, इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग तरीके की। लिंग्विस्टिक किसी का इंटेलिजेंस हो सकता है तो उसका लैंग्वेज पे कमांड होगा, किसी का लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो सकता है तो वो जो है ना लॉजिक में और मैथमेटिक्स काफ़ी बेहतर होगा, किसी का स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है तो जैसे स्पेशियल इंटेलिजेंस जिसका ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि वो क्या करेगा, स्थानिक कौशल उसका बेहतर होता है, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा बेहतर आर्किटेक्ट बन पाएगा। जो लिंग्विस्टिक है ये कम्युनिकेटर बेहतर बनेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये चैलेंज करता है उस आइडिया को कि कॉग्निटिव एबिलिटी जो है ना वो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी से ही, यानी कि अगर आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़िया है तो इससे ही आप टीचिंग की इफेक्टिवनेस को माप सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर ही नहीं बल्कि अलग अलग इसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं और डाइवर्स टीचिंग स्किल्स होने चाहिए, है ना। यानी कि आप जो है ना अगर पढ़ा रहे हैं, आपका जो शिक्षण का कौशल है उसमें विविधता होनी चाहिए, क्योंकि लर्नर के इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ सकता है अपने टीचिंग मेथडोलॉजी को। तो ये है, ये क्वेश्चन का सही उत्तर गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम था। अगर हम बात करें गैग्नी का कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो देखिए ये फोकस करता है इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस जो कि ज़रूरत है लर्निंग के लिए, लेकिन ये जनरलाइज कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है। ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग बात करता है कि जो लर्निंग हो वो डिस्कवरी के माध्यम से हो, यानी कि खोज आधारित हो, बच्चे खोजें और फिर सीखें, है ना। और ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है ये आउटलाइन करता है एक हायरार्की, है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने सुना होगा ना, ये हायरार्की एक आउटलाइन करता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देते हैं। जो यहाँ पर लर्निंग के अधिगम के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके ऊपर हमारा फोकस होता है ना। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में और टीचिंग इफेक्टिवनेस के बारे में ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी बात नहीं करती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है रिसर्च एप्टीट्यूड से आपका ये प्रश्न है। अ रिसर्चर हाइपोथेसाइजेस दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इज मॉडरेटेड बाय टीचर सपोर्ट, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट टीचर सपोर्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आएंगे और बड़े बड़े प्रश्न आते हैं और ऐसा प्रश्न आते हैं कि प्रश्न के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग हमने किया था तो क्या प्रश्न पूछ रहा था। एक शोधकर्ता यह परिकल्पना करता है कि छात्र प्रेरणा और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच का संबंध शिक्षक समर्थन द्वारा संचालित होता है। जो छात्र की प्रेरणा है और उनका शैक्षणिक प्रदर्शन है, इसके बीच का जो रिलेशनशिप है ना ये शिक्षक समर्थन द्वारा संचालित होता है, यानी टीचर सपोर्ट है उसके द्वारा ये जो है यहाँ पर संचालित होता है। तो बताइए इस संदर्भ में जो टीचर सपोर्ट है, जो शिक्षक समर्थन है, ये किस प्रकार का चर है, ये किस प्रकार का वेरिएबल है। पहला है आपके पास स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा है मेडिएटर वेरिएबल यानी मध्यस्थ चर और चौथा है मॉडरेटर वेरिएबल यानी संचालक चर। बताइए इनमें से कौन सा वेरिएबल होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन यूनिक लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं, तो वो भी बताएंगे कि सर ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमने पहले नहीं देखा था कहीं या फिर ये यूनिक लगा हमें। देखिए अगर इसके सही उत्तर की तरफ हम जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं एक परिकल्पना करने की जहाँ पर हम रिलेशनशिप जो है, जो स्टूडेंट का मोटिवेशन है और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, इसके बीच में देखते हैं और ये कह रहा है टीचर सपोर्ट, तो कौन सा जो है टीचर सपोर्ट जो है वो वेरिएबल होगा, तो ये होगा आपका डी मॉडरेटर वेरिएबल। क्यों होगा बात करते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना ये वेरिएबल क्या होता है, रिसर्चर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है और इस केस में मोटिवेशन या परफॉर्मेंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये रिसर्चर द्वारा मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि भाई जो क्या आउटकम है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका क्या असर आ रहा है, तो ये जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस हम डिपेंडेंट वेरिएबल को कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना। ये टीचर सपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। मीडिएटर वेरिएबल क्या होता है, मीडिएटर एक्सप्लेन करता है कि कोई भी प्रोसेस या मैकेनिज्म जिसके थ्रू एक वेरिएबल अफेक्ट करता है दूसरे को, है ना। तो ये रिलेशनशिप नहीं बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो इफेक्ट को बताता है, तो देखिए ये भी नहीं होगा। मॉडरेटर वेरिएबल जो होगा ना ये क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेंथ, याद रखिएगा स्ट्रेंथ या डायरेक्शन जो रिलेशनशिप की होती है दो वेरिएबल के बीच में, याद रखिएगा। और इस केस में स्टूडेंट मोटिवेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को ये दर्शा रहा है। टीचर सपोर्ट एक मॉडरेटर है क्योंकि ये इफेक्ट करता है कि स्टूडेंट जो है मोटिवेटेड जो रहेंगे तो वो
उनके परफॉर्मेंस में दिखे। स्टूडेंट के मोटिवेशन को आप चैनलाइज करेंगे उनके परफॉर्मेंस में अपने टीचिंग मेथडोलॉजी के थ्रू, कैसे आप उनको अधिगम करा रहे हैं, कैसे जो है उनको पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट मान लीजिए कि उन अभिप्रेरणा से भरे हुए हैं एकदम, और वो स्टूडेंट एकदम मोटिवेटेड हैं। अब उस मोटिवेशन के टाइम पे आपने कैसे चैनलाइज किया, कैसे उनके मोटिवेशन को यूज़ किया और फिर उनको जो है बेहतर आपने शिक्षा दी, बेहतर तरीके से पढ़ाया, वो एक आपके टीचर सपोर्ट के माध्यम से ही हो पाएगा। तो मॉडरेटर वेरिएबल इसको हम कहते हैं। यही इसका सही उत्तर होगा, डी संचालक चर। चलिए, तो ये जो है इसका सही उत्तर हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो है ये कम्युनिकेशन से आ रहा है। तो क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स रेफर्स टू द आइडिया दैट मीडिया डज नॉट टेल पीपल व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। बताइए, जनसंचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस विचार को संदर्भित करता है कि मीडिया लोगों को ये नहीं बताता है कि उन्हें क्या सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें किस बारे में सोचना चाहिए ये बताता है। ये बताइए इनमें से कौन सा थ्योरी ऐसा सजेस्ट करता है। पहला ऑप्शन आपके पास एजेंडा सेटिंग थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास परिपोषण सिद्धांत या कल्टीवेशन थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, मौन सर्पिल सिद्धांत, या फिर चौथा ऑप्शन है यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे इसका सही उत्तर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो ज़्यादातर उसका प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की। और देखिएगा जब आप नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे इन सेशंस का कितना लाभ हुआ है, और फिर आप खुद आके बताएंगे कि सर इन सेशंस की वजह से बहुत हेल्प मिला है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन के संदर्भ में, मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और कह रहा है कि जो मीडिया है ना, वो ये नहीं बताता है कि क्या सोचना चाहिए, बल्कि ये बताता है किस बारे में सोचना चाहिए। तो ये कौन सा इसका सही उत्तर होगा। जो इसका सही उत्तर होगा, और आपने इसका नाम भी बहुत सुना होगा, वो होगा ए, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, एजेंडा सेटिंग सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या होता है? ये कहता है कि मीडिया जो है ना, ये डायरेक्टली भले ही इन्फ्लुएंस ना करे लोगों को, ये भले ही डायरेक्टली इसका असर जो है लोगों पे ना दिखे, लेकिन ये क्या करता है, ये लोगों को जो है ना इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। उनको जो है कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो है वहाँ डिस्कस करने लगेंगे ये लोग, जिससे कि आपका ध्यान उस पर चला जाए, और पब्लिक एजेंडा जो है इसको शेप करते हैं। इनका जो फोकस होता है ना, वो स्पेसिफिक इश्यूज़ पे ये फोकस करके, मान लीजिए किसी एक इशू को इन्होंने हाईलाइट कर दिया मीडिया में। आपने न्यूज़ चैनल को देखा होगा कि कोई जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं वो लोग, तो वो एजेंडा सेट करते हैं। एजेंडा सेट करके और आपका दृष्टिकोण बदल देंगे, वो पूरा का पूरा आपका जो नज़रिया है वो बदल देंगे। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी यही कहता है, ये नहीं बताते हैं डायरेक्टली कि आपको क्या सोचना है, बल्कि किस बारे में सोचना है ये आपको बताते हैं। कल्टीवेशन थ्योरी सजेस्ट करता है कि अगर मीडिया के कंटेंट जो है इसका अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आपको हुआ, बहुत दिनों तक आप एक ही चीज़ को देख रहे हैं, तो उससे आपकी जो रियलिटी की परसेप्शन है ना, जो सच्चाई जो आप देख रहे हैं, जो आपका नज़रिया है वो बदल जाएगा। खासतौर से अगर हम टीवी वायलेंस वगैरह के संदर्भ में बात करें तो ये नहीं होगा। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो होता है ना, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी कहता है कि जो इंडिविजुअल है ना, वो अपने ओपिनियन को ज़्यादातर चांसेस हैं कि नहीं एक्सप्रेस करेंगे अगर वो बिलीव करते हैं कि वो माइनॉरिटी में है। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी को पता है कि हाँ हमारा जो जनसंख्या है वो कम है, हम लोग बहुत कम लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना अपने जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी हमारा ओपिनियन है वो हम नहीं बोलेंगे, डर के मारे, क्योंकि हमारा जनसंख्या कम है, कोई हमें कुछ कह ना दे। तो ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी है, ये नहीं होगा। और यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी फोकस करता है कि इंडिविजुअल जो है ये मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं अपने स्पेसिफिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर अपने डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, रादर देन उनको मीडिया इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सिंपल एजेंडा सेटिंग का उल्टा होता है, यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। तो ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न हायर एजुकेशन सिस्टम से है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई है, उसके अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज एपेक्स बॉडी फॉर रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन, यानी कि आपके जो शीर्ष निकाय कौन सा है इनमें से जो कि क्या करेगा, नियंत्रित करेगा उच्च शिक्षा को भारत में। और इनमें कौन कौन नहीं आएंगे, इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आएंगे। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, तो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होना चाहिए ये क्वेश्चन, और इसका जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग सही देंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करिए। ऑप्शंस आपके पास हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दूसरा ऑप्शन है हायर एजुकेशन काउंसिल कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत उच्च शिक्षा आयोग जिसे हम हैकी के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसे हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
और चौथा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे हम AICTE के नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। कौन सा इसका ऐसा निकाय है, ऐसी एपिक्स बॉडी बनाई जाने वाली है, NEP 2020 में प्रपोज किया गया है, जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा और इसके अंदर जो है पार्ट्स होंगे, है ना। तो कौन से होंगे और जो है बताइए इसका जो सही उत्तर है नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए जो भी इसका सही उत्तर है वो होगा आपका बी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये NEP 2020 में प्रपोज किया था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने के बारे में, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा। और हायर एजुकेशन के लिए इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन नहीं आएंगे इसके अंडर में, उनके लिए जो उनका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है और बार काउंसिल है वही जो है उनके लिए जिम्मेदार रहेगा। इसका एम रहेगा कि भाई रेगुलेशन है इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और एजुकेशन जो हो वो हाई क्वालिटी की हो, बहुत ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाली हो, हाई क्वालिटी वाली हो और रिसर्च ड्रिवन हो, है ना। रिसर्च की तरफ हमारा फोकस बढ़े, है ना। UGC का आपको मालूम ही है कि UGC जो है वो इसी एपेक्स बॉडी में जो है इसका विलय हो जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। NCERT का फोकस स्कूल एजुकेशन पे और करिकुलम डिज़ाइन पे होता है, हायर एजुकेशन पे होता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। और AICTE जो है ना ये आपका जो है इसी एपेक्स बॉडी के अंदर आ जाएगा, जो हैकी है इसी के अंदर AICTE भी आ जाएगा आगे चल के, तो ये भी नहीं होगा। बी इसका सही उत्तर होगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से आपका अगला प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, यानी मानव जनित वैश्विक तापन के संदर्भ में, विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक लूप्स इज कंसीडर्ड अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट एक्सेलरेट्स क्लाइमेट चेंज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फीडबैक लूप एक सकारात्मक फीडबैक तंत्र माना जाता है जो जलवायु परिवर्तन को तेज करता है। जितने स्टार्स लगाने चाहो आप लगा लो इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं भी आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, पहली बार आपको ज्ञानश्री चैनल पे मेरे द्वारा ही ये क्वेश्चन बताया जा रहा है ना। तो UGC नेट के खासतौर से कैटेगरी में जो भी एजुकेटर्स आपको जो है पढ़ाते हैं बताते हैं, उनसे आप कंपैरिजन करिएगा हमारे इन सेशंस का, फिर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर आप यहाँ तक सेशन को देख रहे हैं और क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए कि आप रेगुलर इन सेशंस को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ऑप्शंस आपके पास है, पहला है आइस एल्बेडो फीडबैक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ओशन सर्कुलेशन और चौथा ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन कंपनसेशन, यानी हिम एल्बेडो प्रतिक्रिया, कार्बन पृथक्करण, महासागरीय परिसंचरण, वनों की कटाई का मुआवजा। बताइए मानव जनित वैश्विक तापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फीडबैक लूप का सकारात्मक फीडबैक तंत्र माना जाता है। ये क्लाइमेट चेंज या जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको और तेज कर रहा है, बताइए इनमें से कौन सा वो होगा और क्या उसका मतलब होता है। चांसेस हैं कि आपको इसके बारे में मालूम ना हो, मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख के, और जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए, आइस एल्बेडो फीडबैक। क्या होता है ये आइस एल्बेडो फीडबैक? देखिए एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है जहाँ पर जो आइस है, जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रहा है ना। आपको मालूम है कि गर्मी बढ़ रही है तो बर्फ़ मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, और मेल्ट हो रहा है तो इससे जो अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी है, आपको मालूम है ना कि आप देखिएगा कभी अगर आप बर्फ़ वाले जगह पे गए हो या फिर आप रहते हों और कभी गए हो, तो अगर वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है, मान लीजिए ये जो है सन है और इसकी रोशनी यहाँ पड़ रही है और यहाँ पर अगर बर्फ़ है तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, कई बार तो आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए सनग्लासेस वहाँ ज़रूरी होता है इस टाइप की जगहों पे। लेकिन ये अर्थ पर से जो ये आपका आइस है वो मेल्ट हो रहा है और आइस मेल्ट होने की वजह से जो सूरज की किरणें हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही हैं अच्छे तरीके से। अब जितना कम ये रिफ्लेक्शन होगा तो उतना ज़्यादा ये अवशोषण बढ़ेगा, यानी हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें ये ट्रैप हो जाएगा, अर्थ जो सन के द्वारा हीट और लाइट है, और ट्रैप होने से सोलर रेडिएशन बढ़ेगा, सोलर रेडिएशन बढ़ने से आइस मेल्टिंग और तेज होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ये मैकेनिज्म जो है ना ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा है जलवायु परिवर्तन को। समुद्र में जो समुद्र का स्तर है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन बढ़ेगा। तो आपको मालूम चल गया कि बर्फ़ गलने से ये एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो रिफ्लेक्शन भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा अर्थ के सरफेस से, और ये क्या होता है जब ये रोशनी रिफ्लेक्ट करती है तो ये एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाती है, जिससे गर्मी ट्रैप नहीं होता है वहाँ पर। तो इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है, आइस एल्बेडो फीडबैक हम इसको कहते हैं। याद रखिएगा इसका सही उत्तर है आइस एल्बेडो फीडबैक। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, उसका कैप्चर और उसका लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बहुत दिनों तक वो ट्रैप हो जा रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक निगेटिव फीडबैक के तौर पे काम करता है, जो एटमॉस्फेरिक C2 है इसको रिड्यूस करके, तो इसको हम कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। वही ओशन सर्कुलेशन, ये क्लाइमेट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, ये जो है ना फीडबैक लूप से रिलेटेड नहीं है। और डिफॉरेस्टेशन कंपनसेशन कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं,
इसको जो भी आप वनों की कटाई कर रहे हैं उसके जगह पे आप जो है एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, वनों जो पेड़ पौधे हैं वो लगा भी रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। फीडबैक मैकेनिज्म से इसका रिलेशन नहीं है, ये मिटिगेशन स्ट्रेटेजी जैसे रिफॉरेस्टेशन हम करते हैं उसके बारे में है, तो ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगा हो। बहुत मज़ेदार सेशंस हो रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आप बताइएगा आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट टू सिक्योरली वेरीफाई क्रेडेंशियल्स एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। बताइए शैक्षणिक संदर्भों में क्रेडेंशियल्स और शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस आपके पास हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्मार्ट अनुबंध, दूसरा ऑप्शन है हाइपर लेजर फैब्रिक, तीसरा ऑप्शन है डेटा माइनिंग और चौथा ऑप्शन आपके पास क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। बताइए इनमें से कौन सा वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ हम कर रहे हैं शैक्षणिक संदर्भ में, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ताकि जो भी क्रेडेंशियल्स हैं जैसे हमारे पासवर्ड्स हो गए, हमारे नेम हो गए, हमारी ईमेल आईडी, इन सभी को हम सिक्योर रख सकें, और जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके मार्कशीट्स हैं, जो भी ये आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैं, इन सबको हम सिक्योरली जो है स्टोर कर सकें। बताइए कौन सा इनमें से वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के अगर आपको इसका आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, नहीं पता है तो बताइएगा कि आप आज आपको इन सेशंस में से, इन जितने क्वेश्चन हैं इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको यूनिक लगे हैं, कितने क्वेश्चन से आपने अपने नोटबुक में नोट किया है और कितने क्वेश्चन जो है आपको कुछ नया सीखने को मिला है। बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा हाइपर लेजर फैब्रिक, है ना। हाइपर लेजर फैब्रिक एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क होता है जिसे डिज़ाइन किया गया है एंटरप्राइज लेवल यूज़ के लिए, यानी कि एक कंपनी आधारित एक कोई भी संस्थान, कोई भी कंपनी इसका यूज़ कर सकता है, और एजुकेशनल सेटिंग में भी, शैक्षणिक संदर्भ में भी इसका यूज़ होता है, ताकि हम एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो भी हैं उसको वेरीफाई कर सकें। कोई बच्चा मान लीजिए कि कह रहा है कि मैंने 10th पास किया, 12th पास किया है, मैंने ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स लाए, तो उसको आप वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो भी उनका डेटा होगा वो सिक्योर रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, नाम याद रखिएगा, हाइपर लेजर फैब्रिक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये डायरेक्टली जो है ना कोड में लिखने के बारे में होता है, टर्म्स को आप डायरेक्टली कोड में लिखते हैं, और इनका यूज़ ब्लॉकचेन में होता है, लेकिन एजुकेशनल रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। डेटा माइनिंग हम क्या कहते हैं? देखिए, लार्ज डेटा सेट को जो है ना आप एनालाइज करते हैं अगर पैटर्न्स देखने के लिए। आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े डेटा, बिग डेटा एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, तो आप उसको जो है एनालाइज करते हैं ताकि क्या पैटर्न दिख रहा है, मार्केट में क्या चेंज हो सकता है, और शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, गोल्ड का रेट क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये डेटा माइनिंग के माध्यम से आप जो है पॉसिबल है, तो ये नहीं होगा। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं? तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है एक मेथड होता है डेटा को सिक्योर रखने का क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए, तो ये ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन से ये भी रिलेटेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, हाइपर लेजर फैब्रिक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न आपके यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से है। इन पेडागोजिकल डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स एम्फसाइजेज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज टू एनहांस टीचिंग प्रैक्टिसेस। बताइए शिक्षा शास्त्रीय डिजाइन में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रथाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, शिक्षण शास्त्र और सामग्री ज्ञान को एकीकरण पर जोर देता है? इसको जो है आप इंटीग्रेशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि टेक्नोलॉजी, पेडागोजी और कंटेंट नॉलेज को हम इंटीग्रेट कर दें। बताइए इनमें से कौन सा पेडागोजिकल डिज़ाइन या फिर शिक्षा शास्त्रीय डिज़ाइन है? पहला आपके पास एडी मॉडल, दूसरा है ब्लूम्स डिजिटल टैक्सोनॉमी या ब्लूम की डिजिटल वर्गीकृति, तीसरा है टी पैक ढांचा या टी पैक फ्रेमवर्क, और चौथा है गैगने का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, गैगने के शिक्षण की 9 घटनाएं। बताइए इनमें से कौन सा वो पेडागोजिकल डिज़ाइन है जिसका आप यूज़ करते हैं ताकि आप जोर डाल सकें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन के ऊपर, पेडागोजी के ऊपर और कंटेंट नॉलेज को एकीकरण, इनको इंटीग्रेट करने के ऊपर। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 लिख के। ये क्वेश्चन भी आपको यूनिक लगा कि नहीं लगा, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, या फिर इसका सही उत्तर अगर मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी, टी पैक फ्रेमवर्क। क्या होता है ये टी पैक फ्रेमवर्क? इसका फुल फॉर्म भी कुछ होता होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है टी पैक। देखिए टी पैक मतलब होता है आपका टेक्नोलॉजिकल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन सेशंस को देख रहे हैं, दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं, तो उनका बहुत कुछ मिस हो रहा है, और आप बिल्कुल ही अग्रसर हैं JRF हासिल करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर वैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, है ना, कंटेंट नॉलेज, इसको हम कहते हैं टी पैक। टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, कंटेंट नॉलेज
और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंटीग्रेट करता है टेक्नोलॉजी को, पेडागोजी को और कंटेंट नॉलेज को, ताकि हम जो शिक्षण है उसको बेहतर बना सकें, उसको प्रभावी बना सकें। ये हाईलाइट करता है कि जो एजुकेटर्स हैं ना, उनको ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ और बेहतर बनाता है, इन्हेंस करता है किस चीज़ को, कंटेंट लर्निंग को, स्पेसिफिक कंटेंट लर्निंग के बारे में बात करें। और साथ ही साथ जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको, यानी आप कैसे पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसको भी बेहतर बनाता है। स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आपने क्लास में लगा दिया, आपने जो है ऑडियो वीडियो दोनों माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, कितना बेहतर तरीके से बच्चे सीखेंगे। इसको हम कहते हैं TPACK फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल, कंटेंट, नॉलेज, याद रखिएगा। और ब्लूम की ये सबसे पहले एडी मॉडल देख लेते हैं। देखिए एडी का फुल फॉर्म आपको मालूम है, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन होता है, याद रखिएगा इसका एडी मॉडल का। ये एक फ्रेमवर्क होता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का, और इसका फोकस जो है ना वो प्रोसेस पे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ब्लूम का डिजिटल टैक्सोनॉमी जो है ये एक अडेप्टेशन है ब्लूम का ओरिजिनल टैक्सोनॉमी का, जो ब्लूम ने दिया हुआ था पहले, और ये ना डिजिटल एज के लिए इसको अडॉप्ट किया गया है, लेकिन इसका फोकस जो है ना टेक्नोलॉजी का, पेडागोजी और कंटेंट के साथ इंटीग्रेशन पर नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये फोकस करता है इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं अधिगम के लिए, और ये एक्सप्लिसिटली जो है ना टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने के बारे में बात नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा C, TPACK ढांचा या TPACK फ्रेमवर्क। तो आई होप कि ये क्वेश्चन से भी आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। आज के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रिकी लगने वाले हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। प्रश्न नंबर 8 पे हम आ गए, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये प्रश्न फिर से। अ रिसर्चर कंडक्ट्स अ स्टडी वेयर पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइंड टू ग्रुप्स, है ना। एक शोधकर्ता हैं जिन्होंने एक अध्ययन में सभी जो भी प्रतिभागी हैं उनको यादृच्छिक रूप से समूहों में विभाजित किया है, रैंडमली असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर बोथ रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स, उनको मालूम ही नहीं है, उनको अवेयर ही नहीं है वो कि किस ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस ग्रुप में जो है आप वहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि जो भी आप चेंजेस करने वाले हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो किस ग्रुप में करने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? पहला है डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, दूसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तीसरा है क्रॉस ओवर डिज़ाइन और चौथा है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। यानी पहला ऑप्शन डबल ब्लाइंड प्रयोग, दूसरा ऑप्शन अर्ध प्रयोगात्मक डिज़ाइन, तीसरा ऑप्शन क्रॉस ओवर डिज़ाइन या चौथा ऑप्शन मिश्रित विधियों का अनुसंधान। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? प्रश्न नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और कैसा है ये प्रश्न ये भी मेंशन कर लेंगे, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, तो इसका सही उत्तर होगा ए, डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पर ना रिसर्चर को पता है ना पार्टिसिपेंट्स को पता है, दोनों को नहीं पता है कि किनको जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर दोनों लोगों को नहीं पता है तो इसको हम डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और सिंगल ब्लाइंड क्या होता है? जहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को या सिर्फ रिसर्चर को पता होता है। तो देखिए डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट वो होता है जहाँ निदर द पार्टिसिपेंट्स नॉट द रिसर्चर नोज, कि किसी को नहीं मालूम है कि कौन जो है ट्रीटमेंट या कहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है, कहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिससे क्या होता है बायस कम होता है ना, किसी भी तरीके का बायसनेस कम हो जाता है, बिल्कुल ही जो है फेयर रिजल्ट आता है, बिल्कुल सही रिजल्ट आता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, जब दवाइयों का ट्रायल होता है तो इसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है इसको, ताकि ऑब्जेक्टिविटी आ सके, है ना, जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही ज़्यादा बायसनेस फ्री हो। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है? देखिए इसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, ये एक की फीचर है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, जैसे डबल ब्लाइंड स्टडी वगैरह होता है। क्रॉस ओवर डिज़ाइन, इसमें पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स रिसीव करते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, है ना। क्रॉस ओवर डिज़ाइन इसको हम कहते हैं, मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट एक सीक्वेंस में हर पार्टिसिपेंट को दिया जाता है, तो क्रॉस ओवर हो जाता है, ये नहीं होगा। मिक्स्ड मेथड रिसर्च कंबाइन करता है क्या? क्वालिटेटिव यानी आपका गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, इन दोनों टाइप के रिसर्च मेथड्स को मिक्स करके और यूज़ करना। ये ब्लाइंडिंग इन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा डबल ब्लाइंड प्रयोग, है ना, ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कम्युनिकेशन से, संचार से, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रोपी इन कम्युनिकेशन थ्योरी। बताइए संचार सिद्धांत में सूचना एंट्रोपी की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। द डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी सिग्नल की शक्ति का ह्रास, यानी कि डिग्रेड करना, कम करना सिग्नल की स्ट्रेंथ को। दूसरा है
संदेश में अनियमितता या अप्रत्याशितता यानी द रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन अ मैसेज। तीसरा ऑप्शन है संदेश संचरण की सटीकता, द एक्यूरेसी ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन। या फिर चौथा ऑप्शन है द क्लैरिटी ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी संचार की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया की स्पष्टता, कितना स्पष्ट तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है। बताइए कौन सा इनमें से रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगेन एक बेहतर क्वेश्चन, और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 लिख के इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अगर सेशन आप यहाँ तक देख रहे हैं, एक सीरियस लर्नर हैं आप, अब देखिए रिजल्ट आने के बाद आपको फोकस करना है अपने पढ़ाई पे, चाहे आपका नेट हुआ हो, चाहे आपका पीएचडी ओनली हुआ हो। अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो आप जो है अब इस लूप से बाहर निकलिए, और आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आपका नेट हुआ है या फिर आपका पीएचडी ओनली है तो आप जेआरएफ की तरफ अग्रसर हो जाइए। अभी से ये मेहनत चालू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशंस को अटेंड करिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, द रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन अ मैसेज। किसी भी एक संदेश में कितनी अनियमितता है या कितनी अप्रत्याशितता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है एक मैसेज में, इसी को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंट्रोपी। इंफॉर्मेशन एंट्रोपी ये दर्शाता है कि किस डिग्री तक, किस हद तक जो है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है या रैंडमनेस है एक मैसेज में। और इसको दिया किसने था याद रखिएगा, ये भी अगर पूछ दे। दो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इनका नाम था क्लॉड शैनन। शैनन एंड वीवर मॉडल आपने सुना होगा ना, वही हैं ये क्लॉड शैनन, वीवर अलग थे। तो ये क्लॉड शैनन, इन्होंने दिया था इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी का ये कॉन्सेप्ट, और इसमें इन्होंने बोला था कि एक डिग्री ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर और रैंडमनेस, एक मैसेज में रैंडमनेस या अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो डिग्री है वही जो है इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी कही जाती है। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, मतलब जितना ज़्यादा ये रैंडमनेस या जितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होगी, आप पहले प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये मैसेज जो है वो क्या है। जितना ज़्यादा ये रैंडमनेस होगा, रैंडम मैसेज अगर आपने किसी को भेज दिया, कॉन्टेक्स्ट बताया ही नहीं, तो कम्युनिकेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप ही मेरे पास मैसेज कर रहे हो, मैसेज करके आप सीधे बोलने लगी कि बताइए वो मेरे पैसे कहाँ हैं। अब मुझे पता ही नहीं किस पैसे के बारे में आप बात कर रहे हो, फिर आप बताओगे कि जो पैसे मैंने आपको दिए थे इस फंड में जमा करने के लिए, वो पैसे कहाँ हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आपने बताया तो मुझे याद आएगा, है ना। तो ये एंट्रोपी यही दर्शाता है कि कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी या रैंडमनेस है आपके मैसेज में। तो इससे और ज़्यादा ये कम्युनिकेशन जो है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जो प्रोसेस है या फिर जो ट्रांसमिशन कर रहे हो मैसेज का, वो एक्यूरेट नहीं हो पाता। तो बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी संदेश में अनियमितता या अप्रत्याशितता को दर्शाता है। अगर हम बात करें डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, तो ये सिग्नल एटेन्यूएशन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, सिग्नल, और ये ATTENUATION, एटेन्यूएशन। भाई अगर एक्यूरेसी ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो ये जो है ना एंट्रोपी से अफेक्ट तो होगा, लेकिन इसका डेफिनेशन नहीं है। और क्लैरिटी ऑफ फीडबैक के बारे में बात करें तो फीडबैक क्लैरिटी जो है वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट जरूर करता है, लेकिन एंट्रोपी से रिलेटेड ये भी नहीं है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। अगर आपने इस सेशन को यहाँ तक देख लिया और ये आखिरी प्रश्न तक हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। कॉम्पेरेटिवली जो है ना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको जेआरएफ दिलाएगा, है ना। तो ये सेशंस भूलिए मत, बीच बीच में जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लाता रहूँगा, इजी भी लाऊंगा, मॉडरेट भी लाऊंगा, हार्ड भी लाऊंगा। एक बेहतर मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न हायर एजुकेशन सिस्टम का आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन हायर एजुकेशन। बताइए उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, उद्योग और सरकार की सहभागिता के ट्रिपल हेलिक्स मॉडल की महत्वपूर्ण आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है। आलोचना के बारे में पूछ रहा है, क्रिटिक के बारे में पूछ रहा है, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के इंटरेक्शन के बारे में बात करता है हायर एजुकेशन में। पहला है ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग, यानी सरकारी वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता। दूसरा ऑप्शन है अंडरमाइनिंग ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, यानी शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमजोर करना। तीसरा ऑप्शन है एक्सेसिव फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अत्यधिक ध्यान। या फिर चौथा ऑप्शन है निग्लेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी प्रौद्योगिक नवाचार की उपेक्षा। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 10 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए इसका सही उत्तर। और इसी समय यानी मेंशन करते समय ये भी बता दीजिए कि आज आपको हमारे इस सेशन में कितने क्वेश्चन हैं जो कि आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए, कितने क्वेश्चन हैं जिसको आपने अपने नोटबुक में नोट किया और वो आपको यूनिक लगे।
है ना, बताइएगा ज़रूर और इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी, अंडरमाइनिंग ऑफ एकेडमिक फ्रीडम। अगर हम बात करें ट्रिपल हेलिक्स मॉडल के बारे में और इसके एक जो है जो क्रिटिक या फिर हम इसको कहते हैं आलोचना इसके बारे में, तो आलोचना यही है कि देखिए ट्रिपल हेलिक्स मॉडल करता क्या है, ये इंटरेक्शन दर्शाता है जो विश्वविद्यालय है और साथ ही साथ जो हमारा यूनिवर्सिटी के साथ आपकी उद्योग और सरकार, इनका इंटरेक्शन जो है उसको, कि भाई देखिए कैसे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है एकेडमिक फ्रीडम को। क्योंकि अगर सरकार दखल अंदाजी देने लगेगा आपके यूनिवर्सिटी में, इसके साथ साथ आप जो है इंडस्ट्री से अपने आप को रिलेट करेंगे, तो ज़्यादातर जो है फोकस सरकार का ये हो जाएगा कि किस इंडस्ट्री को जो है इससे लिंक किया जाए, यूनिवर्सिटी का किससे जो है कनेक्शन बने। तो ये सारी चीज़ें इससे क्या होंगी, इससे कहीं ना कहीं एकेडमिक फ्रीडम खत्म होगा, यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन मेकिंग पावर खत्म होगा और यूनिवर्सिटी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की कॉमर्शियल इंटरेस्ट, याद रखिएगा, वो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगेंगी, कॉमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगेंगी और इससे जो रिसर्च वाला हमारा एरिया है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, है ना। तो इंडिपेंडेंट रिसर्च और टीचिंग ये इफेक्ट होने लगेगा, कॉमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा या फिर गवर्नमेंट का जो इंटरेक्शन होगा इसकी वजह से गवर्नमेंट का डायरेक्शन बढ़ जाएगा, यूनिवर्सिटी पे उनका जोर बढ़ जाएगा। तो इससे टीचर रिक्रूटमेंट वगैरह जो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट होता है उनमें भी उनका दखल अंदाजी होने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं जो एक क्रिटिक है, ये इसकी आलोचना है जो ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है। गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर ओवर रिलायंस कोई प्राइमरी क्रिटिक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर रिलायंस रहता है तो वो तो रहेगा ही ना, क्योंकि अगर वो फंडिंग नहीं मिलेगा तो फिर आगे अच्छे से प्रोसेस हो नहीं पाएगा। ज़्यादा फोकस जो है वोकेशनल ट्रेनिंग पे होना भी जो है एक सही बात है, लेकिन इंडस्ट्री कोलाबोरेशन ये दर्शाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का उन पे जो है ज़्यादा जोर रहेगा तो वो खुद डिसाइड करेंगे कौन से इंडस्ट्री से कोलाबोरेशन होगा, अपना जो है गवर्नमेंट फ़ायदा देखने लगता है। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को निगलेक्ट करना ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये मॉडल तो एम्फेसाइज करता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तो निगलेक्ट करने की बात ही नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शैक्षणिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करना। ये एक आलोचना हो सकता है, क्योंकि एकेडमिक फ्रीडम कहीं ना कहीं तो हैम्पर हो ही जाती है अगर हम ज़्यादा फोकस करने लगते हैं वोकेशनल एजुकेशन पे और गवर्नमेंट का दखलंदाजी अगर ज़्यादा हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये है आपके आज के सभी प्रश्न। आई होप कि ये प्रश्न आपको बढ़िया लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। जितने भी हमारे आज के प्रश्न थे आपको कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दिया है ताकि बाद में अगर आपको PDF मिले जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। बता दूं आपको कि टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे कमेंट सेक्शन में और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो बताइएगा इन सेशंस के बारे में। आज का ये सेशन खास तौर से आपको कितना पसंद आया, कैसे कैसे क्वेश्चन हमने किए। बहुत ज़्यादा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा है। थोड़ा लंबा सेशन हो गया क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाना पड़ा ये क्वेश्चंस। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। और ज़्यादा अटेंडेंस आप लोग की चाहिए मुझे क्लास में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।